आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट रेस्ट एट ए हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की 3 गुना ऊंचाई पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है और कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो कह रहा है द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड। तो कम से कम कितनी चाल से उसको फेंका जाए सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक, जिससे कि ये वापस ना आ सके। कुल मिला के एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है, जहां पर g हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, गुरुत्वीय त्वरण है जो कि पृथ्वी की सतह का है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये विकल्प सही है और ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, पीछे इसको डिराइव भी कर चुके हैं, परंतु अब क्वेश्चन आया है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द मिनिमम स्पीड विद विच द पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक इज नोन एज एस्केप स्पीड एंड इट इज गिवन बाय। तो जो हमारा कम से कम चाल जो कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को या कण को दे दी जाए कि वो पृथ्वी पर पुनः वापस लौट के ना आए, तो इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप स्पीड कहते हैं। इस समय पहले एस्केप वेलोसिटी लिखा जाता था। तो उसका फार्मूला होता है v = √2gm/r + h। वैसे होता r है पृथ्वी की सतह के लिए, लेकिन चूंकि पृथ्वी की सतह से 3r ऊंचाई की बात कर रहा है तो हमें r + h भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर h हमारा पृथ्वी की सतह से 3 गुना ऊंचाई पर है वो कण, तो इसलिए 3r होगा। इसलिए v = √2gm/r + h की जगह 3r रख देंगे तो आ जाएगा √2gm/4r = √gm/2r। 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा √, चूंकि g = gm/r² होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये इधर जाएगा तो gm = gr² हो जाएगा। तो इस gm की जगह gr² रख देगा तो ये √g/2, ये रूट में रहेगा, ये r बाहर रहेगा, इसको ध्यान देना। ये विकल्प हमारा करेक्ट है, gm/2r। √gm/2r यहीं तक आंसर है, आ गया है। ये तो इसने एक्स्ट्रा कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो √gm/2r है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस r इज। कहने का मतलब ये है, देखिए बार बार वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा समझदारी का काम करना है तो पुराने क्वेश्चन फिर आने लगे। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी ऊंचाई तक हम वस्तु को ले जाएं कि उसका द्रव्यमान 1/16 हो जाए, जितना पृथ्वी की सतह पर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर सी करेक्ट है, 3r। कैसे करेक्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी से त्रिज्या से 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पर है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक ले जाया जाए कि 1/16 हो जाए, ये कह रहा है। तो मतलब हमको h निकालना है।
लेकिन अब समस्या यह है कि 1/16 मतलब कि 16 गुना कम करना है वेट को। तो इसका मतलब है वेट को नहीं, द्रव्यमान को। वेट कम होगा, द्रव्यमान तो कभी बदलते नहीं। वेट को 1/16 गुना करना है। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल फार्मूला लिखेंगे। जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है उसको नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल फार्मूला यूज किया। तो फार्मूला होता है G' = G/1 + H/r का होल स्क्वायर। ये हमने NCERT में पढ़ा है, तो उसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। देखिए बता रहा है कि जहाँ G हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। G हमारा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है और R पृथ्वी की त्रिज्या है, मल्टीप्लाई बाई m मास ऑफ बॉडी ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट वी गेट। अब दोनों तरफ क्या करना है, क्योंकि हमें वेट निकालना है, ये तो G है और वेट होता है W = mg। तो दोनों तरफ mm का गुणा कर दें तो फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमें वेट निकालने में आसानी होगी। तो दोनों तरफ mm का गुणा कर दिया। तो mg' = mg/1 + H/r का होल स्क्वायर। अब वेट ऑफ बॉडी एट हाइट h, ऊंचाई पर, ये तो पृथ्वी की सतह पर हो गया, W = mg होता है। तो वेट ऑफ बॉडी एट हाइट h कितना होगा, तो W' उसको मान लेंगे। तो W' = mg' हो जाएगा। अब वेट ऑफ बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ W = mg होगा, क्योंकि सतह पर G अलग होगा और ऊंचाई पर G अलग होगा। हमने पढ़ा है कि ऊंचाई और गहराई पर पृथ्वी की सतह की तुलना में जो त्वरण होता है वो घटता है और जाहिर सी बात है कि सतह से अलग होगा, तो उसको हमें अलग नाम भी देना पड़ेगा। तो एक को G' माना है, सतह वाले को G माना है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर इक्वेशन के हिसाब से देखा, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो ऊंचाई लेना है उस ऊंचाई पर पृथ्वी, उस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह के द्रव्यमान का 1/16 गुना होगा। तो W' = 1/16W। अगर पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 16 है, W है। तो अब दोनों को बराबर कर लेंगे। तो mg' यह ऊंचाई वाला द्रव्यमान है, तो 1/16 हो जाएगा, बराबर 1/16 W लिखेंगे और इधर W लिखेंगे तो कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट उसने 1/16 रख दिया। = 1/1 + H/r का होल स्क्वायर। R, अब 1 + H/r का होल स्क्वायर = ये ऊपर जाएगा तो ये 1/, में है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी 1 + H/r = 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो 4 का 16 हो, 16 का 4 हो जाएगा। या H/r = 3R, H = 3R, ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो H = 3R। इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पर जब हम ले जाएंगे सतह से, तो वहां पर क्या होगा कि हमारा वेट जो है 1/16 गुना हो जाएगा पृथ्वी की सतह का। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 3 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के ऊंचाई पर जाना है सतह से, इसलिए ओरिजिनल फार्मूला लगाया गया है। बहुत कम दूरी के लिए हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है थोड़ा सा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है ये स्फेरिकल प्लैनेट है जो मास mp एंड डायमीटर dp, a particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to। कह रहा है एक उपग्रह है, प्लैनेट ग्रह है, तो जो कि स्फेरिकल यानी गोलाकार है जैसे पृथ्वी है हमारी, उसका द्रव्यमान mp है और उसका व्यास जो है, डायमीटर मतलब व्यास, वो dp है। उस पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का मास जो है उस पर गिर रहा है फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से,
और उसकी सतह के नजदीक है, तो कह रहा है कि वो कितने गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव करेगा, वो पिंड जो उस पर गिर रहा है, ये हमको बताना है। तो देखिए ए विकल्प हमारा करेक्ट है, 4gmp/dp²। अब इसको जैसे पृथ्वी में निकालते हैं तो उसी तरह से वहां भी निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m इज, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m इज, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जाएं, हम तुरंत स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही फार्मूला होता था। अब अगर गुरुत्वीय बल की बात करेंगे तो इसकी जगह G हो जाएगा इनटू जो वो प्लैनेट है उसका द्रव्यमान गुणे वस्तु का द्रव्यमान Q2 की जगह r²। यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान नहीं लिखा, लिखना चाहिए। ये हो गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज, अब ये गुरुत्वीय बल की बात आ गई। अब कितना गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव होगा, तो F = mg होता है पृथ्वी के लिए, तो G = F/m हो जाएगा। तो वहां भी F/m होगा, मान लेते हैं पृथ्वी के अलावा वहां हम G डैश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर gmp/m हो जाएगा, ये F पूरा अपान, ये व्यास है तो त्रिज्या के लिए व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो dp/2 लिखा है स्क्वायर में, तो इस m से ये m कट जाएगा, तब जाके 4gmp/dp² आएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो कहीं कहीं पर थोड़ी त्रुटियां हैं तो उनको हमें सुधार लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है, कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 5 बार एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जियो स्टेशनरी का मतलब, जियो का मतलब पृथ्वी, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, इसका मतलब पृथ्वी से देखने में जो स्थिर दिखे उस उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है वो स्थिर क्यों दिख रहा है, तो स्थिर कोई चीज तभी दिखेगी जब पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर उसका भी आवर्तकाल हो, तब जब बराबर चक्कर लगाएंगे तो एक ही जगह स्थिर दिखेंगे। जितने पृथ्वी जितना घूमेगी वो भी उतना घूमेगा, तो उसी जगह लगेगा स्थिर है, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि उसकी चाल पृथ्वी के बराबर है। जैसे हम जब मोटरसाइकिल में चलते हैं तो मोटरसाइकिल के साथ गतिमान होते हैं, जबकि उसी में बैठे रहते हैं, तो हम मोटरसाइकिल के साथ क्यों दिखते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल जितनी गति में है हम भी उतनी गति में रहते हैं जब उसमें बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी की जितनी चक्रण गति है जो आपस में अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके कारण दिन रात होता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के भी उतने ही आवर्तकाल होगा, तो वो स्थिर दिखेगा। कह रहा है यहाँ पर कि आर बीइंग द रेडियस ऑफ अर्थ, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आवर एट ए हाइट ऑफ 2 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो समझिए, कह रहा है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के 5 गुना ऊंचाई पर है सरफेस से, पृथ्वी की सतह से, तब वो जियो स्टेशनरी है, यानी उसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है, यानी 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है एक बार। तो कह रहा है अगर 5 आर की बजाय 2 आर की दूरी पे कर दिया जाए तो क्या होगा, तब टाइम पीरियड कितना लगेगा उसको अपना चक्कर लगाने में। तो इसको देखते हैं, सी आंसर हमारा करेक्ट है 6√2। तब यहाँ आवर्तकाल की बात आ गई है तो केपलर का 3rd नियम लागू हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर आर क्यूब होना चाहिए। या देखिए, या तो इधर 2 न लिखे तब बटे 2 हो जाएगा, तो ये क्यूब होगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इतना नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, T2 अपान T1 बराबर R2 अपान R1 का 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू बाद में क्या है, पृथ्वी की सतह से 2r दूरी है तो r प्लस 2r कर दिया। पहले क्या था, पृथ्वी की सतह से 5r दूरी पर था तो r प्लस 5r कर दिया। क्वेश्चन में दिया है, ये 3/2 हो गया। तो ये आ गया 1 अपान, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 3r/6r हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। तो 1/2 का पावर 3/2 किया, तो ये सॉल्व किया। अब यहाँ पर T2 बाद वाला आवर्तकाल कितना होगा, पहले वाला तो 24 घंटे होगा क्योंकि जियो स्टेशनरी है 5r दूरी पर पृथ्वी की सतह से, तो 5r वाले में 24 रख दिया। तो 1/2 की पावर 3/2 r T2 इक्वल टू, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 24/3 2 की पावर 3/2, तो यह आ जाएगा 24/2√2 बराबर 6√2 आ जाएगा। ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कि इफ V इज escape velocity, अगर V हमारा escape velocity है और V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर किसी कक्षा में घूमने के लिए कक्षा वाली जो वेलोसिटी है वो V0 है, और पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर चले जाने वाली यानी सीमांत वेग जिसको कहते हैं वो हमारा VE है। कह रहा है सैटेलाइट फार ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और ये जो V0 ऑर्बिट है ये पृथ्वी से काफी क्लोज है। तो कह रहा है देन दीज आर रिलेटेड बाय, तो दोनों में रिलेशन बताना है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, हमेशा पूछा जाता है। तो V इक्वल टू √2 V0 होता है। दोनों फार्मूले हमको पता है, दोनों से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है V इक्वल टू √2 Gm/r होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले में 2 भर नहीं होता, तो V0 इक्वल टू √Gm/r होता है। ये दोनों फार्मूले आप लोग याद करिए, जहाँ पर m और r पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस इज, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला है, कक्षीय वेग का, सीमांत वेग का ये। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर तुलना करें तो इसको इसके बराबर कर देंगे, तो हम इसको जब इसके बराबर करेंगे यानी ये अपान ये कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा √2 V0। सब कुछ तो सेम ही है, केवल ये √2 अलग है, तो ये √2 V0 में गुणा हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ √2 एक्स्ट्रा है। अब हमें बराबर करना है तो जिसके साथ नहीं है उसके साथ √2 लगा दो, तो इसके साथ नहीं है तो इसके साथ हमने √2 लगा दिया, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस प्रकार से डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। R is measured from the center of the spherical shell। तो इसको इस तरह देखना जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, एक गोले की तरह है, उसमें पृथ्वी के केंद्र बिंदु से सतह पर आने से पहले कोई R डिस्टेंस है जहां से लिया जा रहा है, और R इस तरह लेना है कि बाहरी जो परत बने वो बहुत पतली हो, यानी पृथ्वी की सतह के करीब। ये हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बी विकल्प करेक्ट है, बी विकल्प करेक्ट है, और कैसे करेक्ट है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने उसे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा वहाँ जा करके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चैप्टर हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पढ़ते थे कि कोई खोखला गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ अगर कोई खोखला गोला है तो उसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गुरुत्वीय बल और दूरी के बीच जो हम ग्राफ खींचेंगे, गुरुत्वीय बल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, ई होना चाहिए, एफ लिखा है गलत। तो ई और आर के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो चूंकि किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र त्रिज्या के बाहर ही होगा, त्रिज्या तक नहीं होगा। तो देखिए जहां तक त्रिज्या है वहां तक कुछ भी लाइन नहीं है, त्रिज्या के बाहर से हमने ग्राफ शुरू किया, इस बात को ध्यान देना। अब बात बाहर की आ जाती है, तो अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर क्या होता है, ये देखिए ई है, ये गलत लिख दिया है एफ, इसको ई समझिएगा, गलत लिखा है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है उसमें विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है Q/R²। तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन के लिए क्या हो जाएगा, Gm/R², ये हो जाएगा। यहाँ पर G रख देंगे, यहाँ पर M रखेंगे, यहाँ पर R², वही रखा गया है। अब क्या होगा कि सतह तक तो 0 हो गया, अब आगे तो Eg हमारा प्रोपोर्शनल है 1/R² के। इसका मतलब ये जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा, वो भी स्क्वायर में, यानी बहुत तेजी से, क्योंकि 1/, में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं आर में, यानी पृथ्वी की सतह पर आ रहे हैं केंद्र से, तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है और कर्व्ड है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मतलब बहुत तेजी से घट रहा है। सीधी रेखा में तो कम तेज घटता है, ज्यादा क्षेत्रफल होता है, ऐसे घट रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर बी वाला जो था क्यों सही है वो हमने आपको बताया। अब देखिए यहीं जब विद्युत गुरुत्वीय विभव की बात करता है तो वहाँ माइनस साइन आ जाता है, तब ये ग्राफ नीचे से शुरू होता है माइनस लगने की वजह से। तो क्यों ये ग्राफ कौन सा कहाँ से शुरू होता है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल इनसाइड द सेल E=0। ई एफ गलत लिख रहा है, जब पृथ्वी की त्रिज्या से कम आर हो तब की बात है, तभी तो हम अंदर रहेंगे गोले के। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस पर E = Gm/R², अभी हमने बताया, यहाँ पर R = R होगा। आउटसाइड में F = Gm/R², जहाँ पे R ज्यादा होगा R से। तो अंदर तो 0 हो गई, तो इस R का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर का मतलब है, तो बाहर हमने कैसे होगा वो बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है, कह रहा है ए प्लैनेट मूविंग along an elliptical orbit, a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2। तो जाहिर सी बात है कि कोई प्लैनेट है इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, जैसा कि हमने केपलर नियम में पढ़ा था, तो पूरा फिगर पढ़ा था। तो एक बार नजदीक आएगा पेरीहीलियन और एक बार दूर जाएगा एपहीलियन। तो दोनों दे दिया है कि नजदीक वाली दूरी r1 है, दूर वाली r2 है। कह रहा है v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटी एट दीज पॉइंट रेस्पेक्टिवली। अगर इन r1 और r2 दूरी पर लीनियर वेलोसिटी हमारी v1 और v2 हो, तो कह रहा है v1 और v2 में क्या अनुपात होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, R2/R1 कैसे करेक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही कोई चीज, तो वेग तो स्थिर रहता नहीं,
मोमेंटम स्थिर रहता है, घूमने वाली वस्तु में एंगुलर मोमेंटम और सीधा चलने वाली में लिनियर मोमेंटम, ये कंजर्व रहते हैं। हम जमाने से पढ़ते ऐसा चले आ रहे हैं, तो इसीलिए जो चीज कंजर्व रहेगी तभी हम दो चीजों की तुलना कर पाएंगे। तो जो दोनों में नियत रहे उससे तुलना कर लें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों स्थितियों R1 और R2 में L1 और L2 बराबर रहेंगे, तो L1 बराबर L2 हो गया। अब L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, L इक्वल टू आई ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता है V इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो यहाँ पर I इक्वल टू MR स्क्वायर होता है, MR स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू V अपान R आया है। स्मॉल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। R लिख दिया, R से R कट गया तो MBR आ गया। वही चीज यहाँ लिखी है। तो पहले स्थिति में R1 पे MV1 R1 लिख सकते हैं, दूसरी स्थिति में MV2 R2, तो ये V1 R1 इक्वल टू V2 R2 हो जाएगा, क्योंकि M तो दोनों स्थितियों में एक ही है तो वो सेम रहेगा। तो V1 अपान V2 इक्वल टू R2 अपान R1 हो गया। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड। एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसको पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका गया है पृथ्वी की सतह से, जहां पर वेलोसिटी इसकी u मानी गई है पृथ्वी की सतह पर। प्रारंभिक वेग को ऐसे u लिखा जाता है और अंतिम वेग को v। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर, द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर रेस्पेक्टिवली m एंड r। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R। कह रहा है g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो g है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और स्मॉल g हमारी गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ। देखिए फिर इसके वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, क्योंकि लौट के न आने वाली वेलोसिटी को ही हम स्केप वेलोसिटी, या अब नई वाली एनसीईआरटी में स्केप स्पीड लिखा है वो कहते हैं। तो एज वो कितनी होगी, तो फार्मूला हमको पता है, उसी फार्मूले पे वैल्यू रख देना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें तो पृथ्वी की सतह से जब फेंका गया तो उस समय उसमें गतिज ऊर्जा थी, तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर प्रारंभ में फेंक दिया गया पृथ्वी की सतह से गतिज ऊर्जा से। अब माइनस जब वो पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, तो देखिए इधर हम पहले पृथ्वी की सतह पर देखेंगे, फिर इधर अनंत पर देखेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर u दिया गया है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस g mm अपान r, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आएगी तो निगेटिव लगाएंगे, इसकी जगह G रखेंगे, इसकी जगह M पृथ्वी का, इसकी जगह स्मॉल m पिंड का, और नीचे R। तो वही चीज़ आ गया, तो हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर माइनस g mm अपान R। पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी की त्रिज्या ली गई है, अगर ऊंचाई पे होता तो r प्लस h लिखते हैं। ये हो गया इक्वल टू, अब अनंत पर अनंत के लिए यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्योंकि अनंत पे जब वस्तु जाएगी तो इनफाइनाइट रहेगी डिस्टेंस उसकी,
तो कैलकुलेशन संभव नहीं है, इसलिए अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ली जाती है। तो इस प्रकार से हम इसे पूरा 0 मान लेते हैं। तो ये u स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r हो जाएगा, यानी u इक्वल टू √2gm/r इक्वल टू, अब ये g इक्वल टू gm/r स्क्वायर होता है, ये gr हो जाएगा gm की जगह gr स्क्वायर। तो यहाँ पर gr स्क्वायर रखेंगे तो r से r कट जाएगा, तो √2gr आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप लोग याद रखिए, निकालना ना पड़े, आपको जवानी याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ मास सेम मास एंड रेडियस a। तो कह रहा है कि एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, वो किसी स्फेरिकल सेल यानी गोलाकार कोई सेल है, मतलब अंदर खोखला है, सेल मतलब गोली कोष कह सकते हैं। देखिए खोखला गोला और गोली कोष में अंतर है, हालो स्फीयर और स्फेरिकल सेल में अंतर है। खोखला गोला यानी हालो स्फीयर जो होता है उसमें बाहरी परत बहुत पतली होती है, अंदर यानी अंदर बहुत ज़्यादा खाली होता है, और स्फेरिकल सेल में क्या है कि बाहरी परत बहुत मोटी होती है। जैसे ये देखिए, ये खोखला गोला है, एक तरह से खोखला गोला है, लेकिन अब इसी के अंदर अगर हम इस तरह बना दें तो ये गोले के अंदर छोटी सी कैविटी है, गुहा, तो ये स्फेरिकल सेल हो जाएगा हमारा। तो ये स्फेरिकल सेल हो जाएगा हमारा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। तो कह रहा है कि सेंटर से, केंद्र बिंदु से a/2 दूरी पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो गुरुत्वीय विभव कितना होगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ते थे, तो वहाँ पढ़ते थे कि गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर सब जगह विभव सेम होता है, और विभव का अंतर न होने के कारण ही कोई चार्ज पार्टिकल उसके अंदर चल नहीं पाता। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है, 3gm/a। कैसे सही है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोला बना दिया गया, यह a इसकी रेडियस है, और यहाँ से a/2 पर कोई पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु है जिसको P माना गया है। तो कह रहा है हियर मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का द्रव्यमान कैपिटल M है, और स्फेरिकल सेल सेम मास के बताया जा रहा है, तो जो स्फेरिकल सेल है उसका भी मास m है। यहाँ पर पार्टिकल, ध्यान दीजिए, कोई स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर m द्रव्यमान की कोई कण रखा गया है, और स्फेरिकल सेल का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान उस कण का भी है। यानी जो गोलीय कोष है, तो जितना वो गोला अंदर कैविटी है उसको काट के निकाल लिया जाए तो उतना ही द्रव्यमान उसका तौलने पे आएगा जितना ये मास रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है मास ऑफ ए पार्टिकल m और मास ऑफ द स्फेरिकल सेल m। स्फेरिकल सेल का भी द्रव्यमान m है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल a है। कुल मिला के ये जो मास, कहने का मतलब ये है, मास ऑफ स्फेरिकल सेल मतलब गोली कोष जो है इसका पूरे का द्रव्यमान m है, काट के जो हटाया गया है वो नहीं, पूरा जो लिया गया है उसका। कह रहा है लेट O बी सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, O सेंटर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पार्टिकल एट O एज। तो P पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो देखिए इसका फार्मूला होता है
V इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला होता था। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल के लिए तो Vg इक्वल टू, अब यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस, ये पूरे की जगह G रख देंगे, इसकी जगह M रख देंगे, अपान डिस्टेंस A है तो ये रख देंगे। तो V1 इक्वल टू -GMM अपान, अब यहाँ पर A/2 डिस्टेंस है तो A की जगह A/2 रख देंगे, तो A/2 हो गया, -GMM अपान A/2। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल सेल इज, तो लेट O इज द सेल सेंटर ऑफ ए सेल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द पार्टिकल एट O इज, जो यहाँ पर पार्टिकल रखा गया है जिसका द्रव्यमान इस स्फेरिकल सेल के द्रव्यमान के बराबर है, सेंटर पे जो पार्टिकल वो उसका भी द्रव्यमान उतना है, तो उसके कारण इतना होगा यहाँ पर। अब ये स्फेरिकल सेल के कारण कितना होगा, तो स्फेरिकल सेल की बात करें तो स्फेरिकल सेल की चूंकि त्रिज्या A है तो यहाँ पर A/2 की जगह A आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल सेल इज, तो स्फेरिकल सेल के कारण यहाँ पर V2 बराबर -GM/A होगा, और इस पार्टिकल के कारण यहाँ पर V1 इक्वल टू -GM/A/2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस A/2 है यहाँ से, जबकि यहाँ से जो पार्टिकल है, ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी त्रिज्या A है, यहाँ से A/2 लिया गया, जो दूरी ली गई है उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है P पे, तो देखिए बड़ा वाला गोला है, जितनी सरफेस पे विभव है उतना अंदर है, तो हमने -GM/A ही रखा, ये डिस्टेंस नहीं लिया कि ये कितनी है, ध्यान दीजिएगा स्फेरिकल सेल के लिए। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे कि कोई खोखला गोला या गोली कोष है तो उसके अंदर विभव उतना ही होगा जितना सतह पे, तो सतह की त्रिज्या A है सतह तक की, तो इसलिए A रखा है। अब हेंस टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, तो V इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ देंगे, P पॉइंट पर ये अंदर जो M द्रव्यमान का पार्टिकल है वो और स्फेरिकल सेल दोनों के कारण कितना विभव होगा, तो V इक्वल टू V1 + V2, तो ये हो जाएगा -GM/A/2 प्लस -GM/A, जोड़ा गया तो -2GM/A -GM/A बराबर आ गया -3GM/A, यानी मॉड ऑफ V इक्वल टू 3GM/A। माइनस इसलिए हटाया क्योंकि ये विभव हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो कैसे यहाँ रखा गया ये बात आप लोग समझिए, यहाँ पर गलती मत करिएगा। गोले के अंदर सब जगह विभव बराबर होता है, चाहे गुरुत्वीय विभव हो चाहे विद्युत विभव हो, तो इसीलिए गोले के बाहर जो त्रिज्या है उसको ली गई है। ये नहीं लिया जाएगा कि A/2 ये है तो A/2 ये भी होगा तो हम यहाँ A/2 रखें ना, जितना बाहर है वो पूरा लिया जाएगा, क्योंकि सब जगह विभव समान होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 46 आ गया, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।